नमस्कार दोस्तों, मैं आर वशिष्ठ आप सभी का जोहार एडू कैंपस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। पिछली 2 क्लासेस में हमने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, मैनेजमेंट को डिस्कस किया और साथ ही साथ कल की क्लास में मैंने आपको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण कार्य बताए थे जो कि इनकम्प्लीट रह गया था। तो सबसे पहले हम लोग रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो साख का नियंत्रण किया जा रहा है, कौन कौन से उपायों का प्रयोग करती है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। साख नियंत्रण के माध्यम से ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन करता है। तो हम समझेंगे कि साख नियंत्रण होता क्या है और साख का नियंत्रण कैसे किया जाता है ताकि आप मौद्रिक नीति को जो संचालित किया जा रहा है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसके बारे में समझ को विकसित कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण कार्य को हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने कल की क्लास में बताया था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा पत्र का निर्गमन करता है। पहला कार्य मैंने आप लोग को बताया था, इससे संबंधित सारी जानकारी मैंने आप लोग को दी थी, जैसे कि किस प्रणाली के तहत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा पत्र का निर्गमन किया जाता है और उस प्रणाली का निहितार्थ क्या है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, सभी बैंकों के बैंक के रूप में कार्यरत है। सभी बैंकों के बैंक के रूप में कार्यरत होने का अर्थ है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंस के उपरांत ही किसी बैंक की स्थापना की जा सकती है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर भी है कि वे कमर्शियल बैंक के लाइसेंस को निरस्त कर सकते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग प्रणाली के संबंध में नियम और प्रक्रियाओं को भी बनाने का कार्य करता है और यही कारण है कि आप आरबीआई को सभी बैंकों का बैंक मानते हैं। इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि सरकार के लिए 3 रूपों में कार्य करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारी केंद्रीय बैंक है, यह सरकार को बैंकिंग सुविधा प्रदान करता है बैंकर के रूप में, उनके ऋण का प्रबंधन करता है बैंकर के रूप में एवं उनके वित्तीय लेन देन को संपादित करने का काम करता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। देन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है एवं यह सरकार के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। बैंकर के रूप में मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछली क्लास में। जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है वो इस क्लास को देख लें, आपको समझ में आएगा कि बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या कार्य करता है सरकार के लिए। अब एजेंट के रूप में कार्य को आप यहाँ पे समझें। हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार का एजेंट मानते हैं। यहाँ पे एजेंट का अर्थ है प्रतिनिधि। आरबीआई सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो कई ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है जहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के बिहाफ से हिस्सा लेती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि विश्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति पर एक सम्मेलन आयोजित की जा रही है, तो भारत विश्व बैंक का सदस्य होने के नाते इस बैठक में, इस सम्मेलन में भाग लेगा। लेकिन मौद्रिक नीति पर जो एक्सपर्टीज़ है वो सरकार की नहीं है या सरकार की नहीं है, बल्कि मौद्रिक नीति पे जो एक्सपर्टीज़ है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की है। तो इस सम्मेलन में, चूँकि सम्मेलन मौद्रिक नीति पर है और मौद्रिक नीति को बनाने का काम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही मौद्रिक नीति को लागू किया जाता है। तो इस सम्मेलन में सरकार के बिहाफ से, सरकार की ओर से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हिस्सा लिया जाएगा, राइट। तो एजेंट के रूप में आपको कार्य को समझना है। एजेंट के रूप में आप कार्य को लिख सकते हैं कि एजेंट के रूप में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सरकार की ओर से भाग लेता है, राइट, जहाँ पे सरकार के प्रतिनिधित्व को बताता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इन सम्मेलनों में सरकार की ओर से
हिस्सा लेता है। और फिर सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास तकनीकी ज्ञान है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो जानकारियां हैं यहाँ पे कार्यरत जो इकोनॉमिक्स होते हैं उनके पास है। तो जब सरकार को आर्थिक पॉलिसी बनाने के समय, इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने के समय जब सलाह की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से सलाह मांग सकती है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का यह दायित्व है कि सरकार को समय समय पर वो सलाह दे, राइट। लेकिन सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सलाह का वो पालन करें, राइट। सलाह देना रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का कर्तव्य है, किंतु यह बाइंडिंग नहीं होता गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट चाहे तो उनके सलाह के विपरीत भी कार्य कर सकता है। तो ये 3 रूपों में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है सरकार के लिए। यह सरकार के लिए बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और एक फंक्शंस देखेंगे इसके बाद हम लोग। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व है, जिसे हम लोग विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी मुद्रा भंडार के प्रारक्षक का मतलब है संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो हमारे पास जितने भी विदेशी मुद्राओं का भंडार है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कस्टडी में होता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी मुद्रा भंडार के प्रारक्षक या संरक्षक के रूप में कार्यरत है। आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे पास लगभग 650 अरब डॉलर, अरब को अंग्रेजी में बिलियन कहते हैं, 650 बिलियन डॉलर हमारे पास लगभग जो है विदेशी मुद्रा भंडार है। इसकी वैल्यू को हमने डॉलर में दिखाया है, देख सकते हैं आप। 650 अरब डॉलर का हमारे पास मुद्रा भंडार है और इस मुद्रा भंडार को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कस्टडी में रखा जाता है। आरबीआई को हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन मानते हैं, प्रारक्षक मानते हैं, राइट। हमें विदेशी मुद्राओं की आवश्यकता होती है ताकि हम आयात के बिल का भुगतान कर सकें, बाहर के देशों में निवेश कर सकें और साथ ही साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस हमें विदेशी करेंसी में करना हो हम उसे संपादित कर सकें। कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग रुपए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनफैक्ट रुपए को आप लोग सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय करेंसी का दर्जा नहीं दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेन देन के संबंध में आप रुपए का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय करेंसी जैसे डॉलर, पाउंड, येन, युआन इनका प्रयोग करना होगा, राइट, जिसे हम विदेशी मुद्रा कहते हैं। तो हमारे पास जितने भी विदेशी मुद्राएं आते हैं अलग अलग स्रोतों से, वे सारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कस्टडी में रखे जाते हैं और इसे हम यूज़ करते हैं अपने आयात के बिल के भुगतान हेतु या बाहर के देशों में निवेश करने हेतु या बाहर के देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमें ट्रांजैक्शंस करना होता है उसके लिए हमें इन विदेशी मुद्राओं की आवश्यकता होती है जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कस्टडी में होता है। आप याद रखें, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रारक्षक सरकार नहीं बल्कि केंद्रीय बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। अभी हमारे पास लगभग 650 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है। इसके बाद एक अंतिम कार्य को हम लोग यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, जिसे बाद में हमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है। वह है साख नियंत्रण का। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में साख का नियंत्रण करता है। साख को नियंत्रित करने का कार्य रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का है। यहाँ पे साख का अर्थ क्या है? यहाँ पे साख, जिसे आप अंग्रेजी में क्रेडिट कहेंगे, उधार आपने सुना होगा, आप क्रेडिट लेते हैं, हम क्रेडिट लेते हैं, उधार।
तो साख या क्रेडिट कहें तो यहाँ साख का अर्थ बैंकों के द्वारा दिए गए, बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले उधार से है, दिए जाने वाले उधार से है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। साख का अर्थ क्या होता है? बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले उधार को हम साख कहते हैं। बैंक अर्थव्यवस्था में उत्पादक वर्गों को, उपभोक्ताओं को उधार देता है, उधार देती है। इसी उधार को हम साख के नाम से जानते हैं। तो साख प्रदान करने का कार्य, यानी उधार को प्रदान करने का कार्य जो है बैंकों का होता है, लेकिन उधार को नियंत्रित करना किसका कार्य है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है। व्यापारिक बैंक अर्थव्यवस्था में उधार देती है। जैसे हमें घर खरीदने के लिए उधार चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए उधार चाहिए, या निवेश करने के लिए उधार चाहिए, तो हम लोगों को व्यापारिक बैंक उधार देती है। यानी उधार या साख को प्रदान करने का काम व्यापारिक बैंक का होता है, लेकिन साख का नियंत्रण या उधार का नियंत्रण अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? चलिए हम इस बात को समझ लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि साख को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किन किन उपायों का प्रयोग करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साख को नियंत्रित क्यों किया जाता है आरबीआई के द्वारा। जैसा कि आपने देखा कि साख का मतलब बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले उधार से है, राइट, जिसे हम क्रेडिट कह सकते हैं। तो यदि व्यापारिक बैंक बहुत ही ज़्यादा उधार अर्थव्यवस्था में दें, उधार की मात्रा को अगर व्यापारिक बैंक बढ़ाती है, इसे हम क्रेडिट कहेंगे, और क्रेडिट को सी से डिनोट करेंगे, कैपिटल सी, राइट। तो अगर बहुत ही ज़्यादा उधार बांट दिया गया केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंकों के द्वारा, तो इससे लोगों के हाथ में पैसे बढ़ जाएंगे। सभी को बैंकों से उधार मिल गए, लोगों के हाथ में पैसे बढ़ जाएंगे। इसे आप कहेंगे मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को डिनोट करने के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे। मनी सप्लाई का अर्थ होता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अर्थव्यवस्था में लोगों के पास कितने पैसे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब व्यापारिक बैंकों के द्वारा ज़्यादा उधार दिया जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसे बढ़ जाएंगे, मनी सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। हम लोगों के पास अब पहले की तुलना में ज़्यादा क्रय क्षमता है, और क्रय क्षमता ज़्यादा होने के फलस्वरूप अब वस्तुओं और सेवाओं की मांग में हमें वृद्धि देखने को मिलेंगी। समग्र मांग में आपको वृद्धि देखने को मिलेंगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं, उन्हें बैंक से उधार मिला है। कोई घर खरीदना चाहेगा, कोई मोटर बाइक खरीदना चाहेगा, कोई कार खरीदना चाहेगा, कोई और एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहेगा। तो समग्र मांग यहाँ पे क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कांस्टेंट है। वस्तुओं के उत्पादन में अभी वृद्धि नहीं हुई है, सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ गई। और आप लोग जानते हैं कि जिस किसी वस्तु का डिमांड बढ़ता है उसके प्राइस भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे मूल्य में वृद्धि देखने को मिलेगा, और इस मूल्य में वृद्धि को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, राइट। इस मूल्य में वृद्धि को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, जो कि एक आर्थिक बुराई माना जाता है, जिसे हम एक आर्थिक बुराई मानते हैं। तो देखिए, कहने का अर्थ है कि यदि कमर्शियल बैंक उधार को बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बांट दे अर्थव्यवस्था में, तो इसके फलस्वरूप मूल्य में वृद्धि देखने को मिलता है, मुद्रास्फीति हो जाता है, वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मुद्रास्फीति होने के फलस्वरूप जो है, हम आम लोगों का जीवन कठिन हो जाता है। हमें हर एक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा पैसे देने होते हैं, जबकि हमारे इनकम लेट्स सपोज कांस्टेंट है। तो अगर आपकी इनकम कांस्टेंट है और मूल्य में वृद्धि देखने को मिल रहा है, जिसे आप मुद्रास्फीति कहते हैं, तो हमारी आर्थिक जीवन जो है कष्ट में हो जाएगी, राइट।
तो एक दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर व्यापारिक बैंक जो है क्रेडिट को अधिक मात्रा में दे दे। वहीं दूसरी ओर अगर व्यापारिक बैंक कम मात्रा में उधार प्रदान करें, अगर व्यापारिक बैंक कम मात्रा में उधार प्रदान करें यानी लोगों के पास मनी सप्लाई कम है, या अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में पैसे कम है और इससे मांग में हमें गिरावट देखने को मिलेंगी और जब मांग में कमी आएंगी तो प्राइस भी कम हो जाएंगे। अब ये दो फैक्टर्स देखिए, समग्र मांग में कमी और मूल्य में गिरावट, ये दो फैक्टर्स जो है हमारे उत्पादक वर्ग को हतोत्साहित करता है। जब ये देखेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज जो वे प्रोड्यूस कर रहे उसकी डिमांड कम होती जा रही है, साथ ही साथ उसकी प्राइस भी कम होती जा रही है, मतलब उनका मुनाफा कम होगा। एक तो डिमांड कम हो गई है, लोग कम खरीदना चाहेंगे, दूसरा प्राइस भी कम हो रहे हैं यानी बेचने पर उनको मुनाफा कम मिलेगा। तो क्या इस स्थिति में उत्पादक वर्ग उत्पादन करना चाहेंगे? नहीं, वे उत्पादन नहीं करना चाहेंगे। ये उनके लिए अच्छा समय नहीं है निवेश और उत्पादन करने के लिए, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मांग में कमी आ गई तो उत्पादन भी वे कम करना चाहेंगे, मुनाफा उनका कम हो रहा, उत्पादन वे कम करना चाहेंगे। तो क्या उत्पादक वर्ग लेबर फोर्स को हायर करेंगे? क्या श्रमिक बलों को रोजगार मिलेगा? नहीं। इसके विपरीत क्या होगा कि जो लोग भी कार्यरत है फैक्ट्रीज में, प्लांट्स में, उनमें से कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि उनके द्वारा उत्पादित की गई वस्तु की डिमांड कम हो गई है, राइट। तो ना तो नए श्रमिक बलों को हायर किया जाएगा, इसके विपरीत जो है श्रमिक बलों की छटनी होगी, जिससे बेरोजगारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बेरोजगारी बढ़ जा रही है और बेरोजगारी बढ़ने के फलस्वरूप हमारा उत्पादन या जीडीपी कम हो जाएगा। उत्पादन या जीडीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस स्थिति को हम आर्थिक मंदी के नाम से जानते हैं, राइट। आपने सुना होगा आर्थिक मंदी, जिसे हम रिसेशन कहते हैं या इकोनॉमिक स्लोडाउन कहते हैं, राइट। आप इसे रिसेशन कहें या इकोनॉमिक स्लोडाउन कहें, यह स्थिति उत्पन्न होगा। तो जब रिसेशन या इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है तो इसमें आप देखेंगे कि बेरोजगार की जो दर है वो बढ़ जाता है और साथ ही साथ जो हमारा जीडीपी का स्तर यानी उत्पादन का स्तर जो है वो कम होने लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर व्यापारिक बैंक पर्याप्त मात्रा में या उपयुक्त मात्रा में उधार ना दे तो इससे इकॉनमी को नुकसान होता है। अगर व्यापारिक बैंकों के द्वारा ज़्यादा उधार दिया जाए तो इससे इन्फ्लेशन की समस्या उत्पन्न होती है। अगर व्यापारिक बैंकों के द्वारा कम मात्रा में उधार दिया जाए तो इससे आर्थिक मंदी यानी बेरोजगारी और उत्पादन के स्तर में हमें गिरावट देखने को मिलती है। अतः आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा इस उधार या क्रेडिट का नियंत्रण किया जा सके, राइट। और इन दोनों ही स्थितियों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख या क्रेडिट का नियंत्रण करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर व्यापारिक बैंक बहुत ज़्यादा उधार दे रही है जिसके फलस्वरूप इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा, जिसके फलस्वरूप हमें मुद्रास्फीति देखने को मिल रहा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे हस्तक्षेप करेगा और इस हस्तक्षेप से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उधार की मात्रा यहाँ पे कम हो ताकि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति ना हो। वहीं दूसरी ओर यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह देखने को मिलता है कि व्यापारिक बैंक कम मात्रा में उधार का वितरण कर रही है जिसके फलस्वरूप बेरोजगारी में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसी पॉलिसी को बनाया जाएगा जिससे अब बैंक जो है ज़्यादा उधार देंगे और इससे फिर बेरोजगारी की समस्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट। तो साख को नियंत्रित किया जाता है ताकि इकॉनमी में जो है ना तो मूल्य में वृद्धि हो ना तो मूल्य में कमी आए। देखिए, मूल्य में जब वृद्धि होता है तो हम इसे मुद्रास्फीति कहते हैं, राइट। जब मूल्य में वृद्धि होता है तो हम इसे मुद्रास्फीति कहते हैं और जब मूल्य में कमी आती है तो हम इसे अस्फीति के नाम से जानते हैं। इसे हम अस्फीति या अंग्रेजी में आप इसे डिफ्लेशन कहते हैं, आप इसे डिफ्लेशन कहते हैं। तो दोनों ही स्थिति हमारे इकॉनमी के लिए सही नहीं है। इन्फ्लेशन के दौरान आप देख चुके हैं
कि लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता है, चूँकि सभी वस्तुओं और सेवाओं के दाम में हमें वृद्धि देखने को मिलती है, राइट। वहीं दूसरी ओर अस्फीति भी हमारे इकॉनमी के लिए सही नहीं है। जब प्राइस में गिरावट आती है तो इससे हमारे उत्पादक वर्ग हतोत्साहित होते हैं, वे उत्पादन करना कम करते हैं, जिससे कि श्रमिक बलों की छटनी होती है, बेरोजगार की दर में हमें वृद्धि देखने को मिलता है और हमारा जीडीपी का स्तर जो है कम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना तो मुद्रास्फीति और ना ही अस्फीति हमारे इकॉनमी के लिए बेहतर है। अतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए साख का नियंत्रण आवश्यक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख को नियंत्रित करती है ताकि मूल्य को स्थिर रखा जा सके, राइट। साख को नियंत्रित किया जाता है ताकि मूल्य को स्थिर रखा जा सके, स्थिर रखा जा सके। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई जो साख का नियंत्रण करता है उसका उद्देश्य बताइए, तो आप कहेंगे साख नियंत्रण का उद्देश्य होता है मूल्य को स्थिर करना या मूल्य को स्थिर रखना, यह सुनिश्चित करना कि अर्थव्यवस्था में ना तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो और ना ही अस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो, राइट। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति एवं अस्फीति के कुप्रभावों से बचाने के लिए साख का नियंत्रण करता है, राइट। याद रखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति एवं अस्फीति के कुप्रभाव से बचाने के लिए साख का नियंत्रण करता है। तो ये मैंने आप लोग को आज बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन कौन से कार्य हैं। ये सेगमेंट आपका समाप्त होता है और इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे साख नियंत्रण के उपाय। हम इस सेगमेंट में यह देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किन किन उपायों का प्रयोग कर साख को नियंत्रित करता है। हम आपको बता चुके हैं कि साख का अर्थ क्या है। साख का अर्थ बैंकों के द्वारा दी जाने वाली उधार से है। तो बैंक उधार देती है लेकिन उस पर नियंत्रण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। मैंने आप लोग को बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख का नियंत्रण क्यों करता है, ताकि मूल्य की स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति एवं अस्फीति के कुप्रभावों से बचाया जा सके। अब अगले सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साख को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किन किन उपायों का प्रयोग करता है। तो टॉपिक है आपका साख नियंत्रण के उपाय। साख नियंत्रण के उपाय। इसमें हम लोग आरबीआई के द्वारा अपनाए जाने वाले दो उपायों को डिस्कस करते हैं। एक को हम मात्रात्मक या सामान्य उपाय कहते हैं, दूसरा जो होता है यह आपका गुणात्मक या चयनित उपाय होता है। इन दो उपायों का प्रयोग किया जाता है साख के नियंत्रण हेतु। मात्रात्मक जिसे आप सामान्य उपाय भी कहते हैं, गुणात्मक जिसे आप चयनित उपाय भी कहते हैं। मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत कौन कौन से उपाय आते हैं? तो मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत पहला आता है बैंक दर, यानी बैंक दर को यूज कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख को नियंत्रित करता है। दूसरा जो है वो आपका CRR है। आप इस तरीके से लिखते जाएं, इसका फुल फॉर्म और हिंदी में क्या है मैं आपको बताऊंगा। तीसरा है आपका SLR। चौथा है आपका खुली बाजार की क्रिया या ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। और पांचवा रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट, इसे आप रेपो दर कहेंगे, रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर, रिवर्स
रेपो दर। गुणात्मक उपायों में हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीआई के द्वारा जारी किया गया निर्देश, आरबीआई के निर्देश ये गुणात्मक उपाय हैं। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे नैतिक दबाव, नैतिक दबाव। तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही। ये दो तरह के साख नियंत्रण के उपाय हैं, मात्रात्मक, गुणात्मक। मात्रात्मक में ये 5 उपायों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये गुणात्मक उपाय हैं, इन्हें भी हम मात्रात्मक उपायों को डिस्कस करने के बाद एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय, और मात्रात्मक उपाय में पहला उपाय है बैंक दर। इसे आप लोग लिख लें, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। साख नियंत्रण के 2 उपाय, मात्रात्मक, गुणात्मक। मात्रात्मक उपायों में बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, देन एट लास्ट रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर। गुणात्मक उपायों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाने वाली निर्देश, देन नैतिक दबाव, और तीसरा होगा आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो चलिए अब हम लोग इन उपायों को एक एक कर डिस्कस करें। पहला है मात्रात्मक उपाय, इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बैंक दर को। बैंक दर ये हमारा मात्रात्मक उपाय है। इसमें पहला है बैंक दर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बैंक दर क्या है। जिस दर पर केंद्रीय बैंक, हमारा केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। सो जिस दर पर आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, उसे बैंक दर कहा जाता है, उसे बैंक दर कहते हैं। से आप याद रखेंगे कि जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करें उसे हम बैंक दर कहते हैं, राइट। हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों का बैंक है और सभी बैंकों के बैंक होने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को ऋण की भी सुविधा प्रदान करता है। आरबीआई बैंकों को ऋण की भी सुविधा प्रदान करता है, यानी बैंक के पास अगर अपने पैसे नहीं है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वे उधार ले सकते हैं, लेकिन ये उधार फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जाता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से ब्याज या सूद वसूल करता है। तो जिस दर पर केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है, यहाँ पे बच्चों दीर्घकालिक ऋण का मतलब है 1 साल से ज़्यादा समय के लिए, राइट। अल्पकालिक का मतलब है अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के समय को हम अल्पकालिक मानते हैं और 1 साल के बाद के समय को हम दीर्घकालिक मानते हैं। तो बैंक दर जो अप्लाई होता है वह दीर्घकाल के लिए होता है, यानी इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों को 1 साल से ज़्यादा समय के लिए ऋण प्रदान करता है। तो जिस दर पर आरबीआई के द्वारा व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है उस दर को हम बैंक दर कहते हैं। तो वर्तमान में बैंक दर कितना है? याद रखें, बैंक दर वर्तमान में बैंक दर 4.25% है ना। इसमें बदलाव होते रहते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से इसको देखते रहेंगे। वर्तमान में यह
2.5% है। यानी अगर आरबीआई बैंकों को उधार देंगे, आरबीआई बैंकों को उधार देंगे तो आरबीआई बैंकों से 4.25% पर एनम ब्याज चार्ज करेगा। तो अगर आरबीआई ने बैंक को 100 रुपये उधार दिए तो वर्ष के अंत में बैंक कितना रुपए वापस करेगा? 100 रुपये मूलधन हो गया और 100 रुपये का 4.25% ब्याज, यानी 100 का 4.25%, 4 रुपये 25 पैसे ब्याज देना होगा। यानी वर्ष के अंत में बैंक को 104 रुपये 25 पैसे लौटाने होंगे, राइट। यहाँ पे 4.2% जो है ये ब्याज दर है पर एनम। समझ में आ गया? ये मैंने आपको बताया कि क्या मतलब होता है बैंक दर का। अब जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि बैंक दर साख को नियंत्रित करने का एक उपाय है, यानी इसके माध्यम से साख को नियंत्रित किया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई इसे यूज़ करके या तो साख की मात्रा को बढ़ा सकता है या तो इसकी मात्रा को कम कर सकता है, राइट। साख की मात्रा को कम करना होता है जब मुद्रास्फीति हो और साख की मात्रा को बढ़ाना होता है जब अस्फीति या मंदी की स्थिति हो, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे अब बैंक दर का प्रयोग कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है, राइट। कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका प्रयोग कर साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। तो सबसे फंडामेंटल बात को आप याद रखें कि ये जो बैंक दर का निर्धारण किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, राइट। इसका निर्धारण सरकार नहीं करती है, इसका निर्धारण जो है बैंक के द्वारा किया जाता है। और इसका निर्धारण सरकार के द्वारा नहीं बल्कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और आरबीआई बैंक दर में बदलाव लाकर ही ऋण की मात्रा यानी साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है, राइट। याद रखें कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को साख का नियंत्रण करना है या तो साख की मात्रा यानी उधार की मात्रा को बढ़ाना है या उधार की मात्रा को कम करना है, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक दर में बदलाव लाया जाएगा, राइट। आरबीआई के द्वारा बैंक दर में बदलाव लाया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आरबीआई कैसे बैंक दर को बदलकर साख को प्रभावित कर सकता है। तो लेट्स सपोज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर को मैं बैंक रेट भी लिख सकता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर को बढ़ाने का निर्णय लिया। अभी कितना है मैंने आप लोग को बताया? 4.25%। नाउ लेट्स सपोज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इसे बढ़ाकर अब 5% करेंगे। तो जैसे ही बैंक दर बढ़ेगा, बैंक दर क्या होता है? जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उधार देती है। तो जैसे ही बैंक दर बढ़ेगा, अब व्यापारिक बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक यानी व्यापारिक बैंक आरबीआई से उधार लेती है। जब बैंक दर में वृद्धि किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अब व्यापारिक बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना महंगा हो गया। तो क्या व्यापारिक बैंक हम लोगों को सस्ते दर पर उधार दे सकती है? नहीं। चूँकि व्यापारिक बैंकों के लिए उधार महंगा हो गया है तो व्यापारिक बैंक भी हम लोगों को ऊंचे ब्याज दर पर उधार प्रदान करेंगी। यानी ब्याज दर में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्याज दर क्या हो गए? बढ़ गए। ये ब्याज दर क्या है? जिस दर पर व्यापारिक बैंक हम लोगों को उधार दे रही है। हमने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था में उधार देने का कार्य कौन करता है? व्यापारिक बैंक, राइट। बैंक दर क्या है? जिस दर पर बैंक आरबीआई से उधार लेती है। तो अगर बैंक दर बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है अब व्यापारिक बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना महंगा हो गया। तो ये व्यापारिक बैंक भी जो है अपने ग्राहकों को ज़्यादा ब्याज दर पे उधार देंगे। ब्याज दर बढ़ गया और ब्याज